कल हम लोग भूमंडली कृत विश्व का बनना में हम कल पढ़ रहे थे कि जो है भारत में अनुबंधित मजदूरों या जिसे आप गिरमटिया मजदूर भी कहते हैं, इनका प्रवास, इनकी स्थिति, फिर अनुबंधित मजदूरों के वंशजों के बारे में पढ़ा। फिर हम लोगों ने कल विदेशी व्यापार में भारत के उद्यमियों का योगदान पढ़ा और भारतीय व्यापार और उपनिवेशवाद और भारत और ब्रिटेन के व्यापार के बारे में कल हमने पढ़ाया, आपको बताया। अब आज बात करते हैं कि प्रथम विश्व युद्ध के बीच विश्व की अर्थव्यवस्था आज इसी टॉपिक पर बात किया जाए कि प्रथम विश्व युद्ध के बीच जो है विश्व की आर्थिक व्यवस्था किस प्रकार की थी, क्या स्थिति रही। इसको पहले इस अर्थव्यवस्था को समझने के पहले विश्व युद्ध को समझना होगा। थोड़ा संक्षिप्त रूपरेखा में यह जो विश्व युद्ध हुआ इसके बारे में जानना होगा कि आखिर इस विश्व युद्ध में किन किन चीजों का प्रयोग हुआ, कौन कौन सी नई चीजें हुई, कितनी जनधन की क्षति हुई। तब उसके प्रभाव का आकलन करेंगे, तब हम वास्तविक चित्र जो है दे पाएंगे विश्व की आर्थिक व्यवस्था का उस दौर में। चलिए बात करते हैं। ये विश्व युद्ध 1914 से प्रारंभ होकर 1918 तक चला। पहली बात, यह विश्व जो है जुलाई 1914 से शुरू होकर और सितंबर जो है 1918 तक चला था, लगभग 4 वर्षों तक। इस युद्ध में 2 धुरियां थी, एक मित्र राष्ट्रों की धुरी थी और एक त्रिगुट अलायंस था। मित्र राष्ट्र में मुख्य रूप से ब्रिटेन, फ्रांस और रूस थे। बाद में अमेरिका भी मित्र राष्ट्रों की तरफ से शामिल हुआ था। जबकि त्रिगुट अलायंस में जर्मनी, ऑस्ट्रिया, हंगरी, टर्की ये प्रमुख देश थे। इसका मतलब हुआ कि रूस, फ्रांस, ब्रिटेन एक तरफ मिलकर लड़ रहे थे, तो जर्मनी, हंगरी, टर्की, ऑस्ट्रिया एक तरफ मिलकर लड़ रहे थे। चूंकि संसार में यह युद्ध पहला ऐसा युद्ध था जिसको हम आधुनिक युद्ध भी कह सकते हैं। आधुनिक युद्ध क्यों कहते हैं? क्योंकि इस युद्ध में पहली बार आधुनिक अस्त्र शस्त्र और वायुयान का प्रयोग हुआ। इससे पहले वायुयान का प्रयोग नहीं हुआ। पहली बार आधुनिक हथियार जैसे मशीन गन, टैंक, हवाई जहाज, रासायनिक हथियार आदि आदि प्रकार के अस्त्र शस्त्र उपयोग किए गए। यही नहीं, युद्ध के दौरान लगभग 90 लाख लोग मारे गए, बहुत बड़ी जनसंख्या। 2 करोड़ के आसपास लोग घायल हुए। आप सोचिए कितना विनाशकारी युद्ध था। यही नहीं, इस युद्ध में कई देशों ने अपने यहां पुरुषों की सैनिक सेवा अनिवार्य कर दी।
यानी पुरुष हैं तो उनको सेना लड़ना ही होगा। इसका जानते हैं परिणाम क्या निकला? इसका परिणाम ये निकला कि घर की जो महिलाएं थीं उनको काम के लिए बाहर निकलना पड़ा, अपने जीविका के लिए बाहर आना पड़ा। यही नहीं, ब्रिटेन चूंकि पहले से भी युद्ध में लगा हुआ था, ब्रिटेन की स्थिति ये हो गई कि वह एक जमाने में कर्जदाता होता था, अब कर्ज दाता के जगह पर कर्जग्राही बन गया, कर्ज लेने वाला बन गया। संयुक्त राज्य अमेरिका के बैंकों से उधार लिया, जनता के पैसों को उधार लिया। अंतर्राष्ट्रीय ऋण जो है ग्राही बन गया। और वहीं उल्टा क्या हुआ, एक जमाने में अमेरिका ऋण ग्राही हुआ करता था तो ऋण दाता बन गया अंतर्राष्ट्रीय जगत में। बहुत बड़ा प्रभाव। और जानते हैं इसका आर्थिक, ब्रिटेन के आर्थिक व्यवस्था पर इसका बहुत गहरा प्रभाव पड़ा। इतना गहरा प्रभाव पड़ा कि वहां की कृषि, वहां के रोजगार, सबका पतन होता चला गया। और इसलिए ब्रिटेन के लोगों को, अगर एक सर्वे के अनुसार 1921 में लगभग 5 लोगों में से 1 लोगों को बाहर कमाने जाने की आवश्यकता पड़ने लगी। यही नहीं, युद्ध के दौरान कृषि उत्पाद में जैसे गेहूं का निर्यात भी प्रभावी हो, निर्यात बंद हो गया, अवरुद्ध हो गया, क्योंकि गेहूं उस समय मुख्य रूप से पूर्वी यूरोप से अन्य देशों को निर्यात किया जाता था। उसका कारण हुआ ऑस्ट्रेलिया महाद्वीप, अमेरिका महाद्वीप जैसे देशों में गेहूं का उत्पादन बढ़ाया गया। और जब गेहूं का उत्पादन बढ़ गया तो स्वाभाविक है कि जब युद्ध समाप्त हुआ, जब जो है फिर यूरोप से गेहूं निर्यात करने की समय आया तो मांग घट गई। अंतर्राष्ट्रीय बाजार में गेहूं की मांग हो नहीं रही, क्योंकि अन्य देश आत्मनिर्भर होते जा रहे थे और इसलिए अनाज का मूल्य गिर गया। और जब अनाज का मूल्य गिर गया तो आप सोच सकते हैं कि ग्रामीण अंचल में उस समय जीवन कैसा हुआ होगा। जब उत्पादन हो और उत्पादन रहे आपके पास, लेकिन अगर उस वस्तु का मूल्य न हो तो आपकी आर्थिक संकट आना आप पर स्वाभाविक है। और इसीलिए वहां का किसान भी कर्ज में डूबता चला गया। ये आप एक अनुभव कीजिए कि प्रथम विश्व युद्ध ने कितने गहरे संकट को जन्म दिया। चूंकि आपको मालूम होगा कि 1920 के दशक के प्रारंभ में अगर यूरोप के इन देशों की आर्थिक व्यवस्था गिरनी शुरू हुई तो अमेरिका की आर्थिक अर्थव्यवस्था में थोड़ा सा उत्थान आना शुरू हुआ। ये बड़ा परिवर्तन था विश्व के आर्थिक व्यवस्था में। एक तरफ यूरोप की आर्थिक व्यवस्था गिरी तो अमेरिका की आर्थिक व्यवस्था ऊपर उठी। और उसका कारण भी था, उसका कारण हम बताएंगे। ऐसा नहीं कि ऐसे ही अमेरिका का उठ गया, नहीं। अमेरिका ने अपने यहाँ औद्योगिक उत्पादन को बढ़ाया और उसका परिणाम निकला कि लेकिन अगर हम बात आगे महामंदी की जब करेंगे 1928-29 की, तो उसका प्रभाव अमेरिका पर भी पड़ा। अमेरिका उससे छूता नहीं रहा। लेकिन हाँ, इस दौर में अमेरिका जरूर ही मजबूत हुआ। एक उदाहरण दी, कार निर्माता हेनरी फोर्ड अपने नए कारखाने का जब उन्होंने उद्घाटन किया तो उसमें मशीनों से कार बनाने की विधि को अपनाया गया और उसका ये परिणाम निकला कि जो कर्मचारी काम करेगा वो बाध्य था कि मशीन के अनुसार उसको काम करना पड़ेगा, मशीन के साथ मशीन के अनुसार ही कार्य करना। तो यानी अगर देखा जाए 3 मिनट में
लगभग एक कार असेंबल होकर बनकर उनकी कारखाने से निकलने लगा। अब इस तरह से अचानक कारों का उत्पादन बढ़ गया और जो 1900 अगर हम 19 में देखें तो 20 लाख था और ठीक 10 वर्ष के बाद अगर देखा जाए कारों का उत्पादन तो 50 लाख के करीब हो गया। इसका परिणाम क्या निकला? इसका परिणाम यह निकला कि जितने लोग उस फैक्ट्री में, कार बनाने की फैक्ट्री में काम किए, उनकी आर्थिक स्थिति सुधरी, उनका आर्थिक स्तर ऊंचा हुआ, साथ साथ उत्पादन बढ़ा, देश का आर्थिक स्तर सुधरा। और यही नहीं, इस तकनीक के आ जाने से तमाम ऐसे आधुनिक वस्तु, रेफ्रिजरेटर, वॉशिंग मशीन, रेडियो, तमाम चीजें का मूल्य गिरने लगा। तो जब उत्पादन बढ़ा, तकनीक, लागत कम हुई, तो निश्चित रूप से इसका आर्थिक स्तर पर गहरा प्रभाव पड़ा और अमेरिका धीरे धीरे एक तरह से कर्जदाता बन गया, क्योंकि उसके पास पैसा आने लगा, वो दूसरे देशों को कर्ज देने लगा। तो अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर अगर उस दौर में देखा जाए तो अमेरिका की सबसे बड़ी उपलब्धि हासिल की कि वह जो एक समय कर्जग्राही हुआ करता था, वो कर्जदाता बन गया। अब बात करते हैं महामंदी की, क्योंकि महामंदी की बात यहां करना जरूरी है, क्योंकि 1929 में महामंदी शुरू हुई और महामंदी के दौरान कोई ऐसा देश नहीं था, विश्व का कोई ऐसा देश नहीं था। हाँ, ये अलग बात है, किसी पर थोड़ा गहरा प्रभाव पड़ा, किसी पर थोड़ा कम प्रभाव पड़ा, लेकिन सब जो है महामंदी के सछूते नहीं रहे। रोजगार, आय, व्यापार, इन सबों में बड़ी गिरावट महसूस की गई उस दौर में, चाहे वो अमेरिका हो, यूरोप के देश हों, एशिया महाद्वीप के देश हों, सब पर गहरा प्रभाव पड़ा। अब बात करते हैं कि महामंदी के लिए उत्तरदायी कारक कौन कौन से, क्योंकि आपने देखा कि हर देशों ने अपनी कृषि उत्पादकता को बढ़ाया और कृषि उत्पादकता जब बढ़ती चली गई तो उसका परिणाम जानते हैं क्या निकला? इसका परिणाम ये निकला कि अपनी आय को बरकरार रखने के लिए हम उत्पादकता बढ़ाते चले गए, लेकिन मूल्य में वृद्धि नहीं हुई। मूल्य दिन प्रतिदिन और गिरता चला गया वस्तु का, खाद्यान्न का, और इससे जो है कृषि से जुड़े लोगों की आर्थिक स्थिति एकदम बिल्कुल खराब हो गई। तो पहला कारण तो यही था कि कृषि उत्पादकता में अत्यधिक गति से वृद्धि, मांग में वृद्धि नहीं हुई। दूसरा कारक, बहुत से देश उस दौर में 1920 से लेकर 1929 के बीच में अमेरिका से कर्ज लेकर अपनी निवेश संबंधी आवश्यकताओं को पूरा किया, लेकिन जब मंदी का दौर आया तो अमेरिका भी उससे छूटा नहीं रहा और अमेरिका ने उस समय क्या किया, अपना कर्ज देना रोक ही नहीं दिया, वापस भी मांगना शुरू किया। और इससे बहुत देशों में जो है कई कई जगह तो बैंक धराशायी हो गए, स्थिति खराब हो गई, क्योंकि अमेरिका भी इससे छूटा नहीं था। क्योंकि अमेरिका में भी जो पैसा उसने दिया था वो वापस लेना शुरू तो किया, वो ऋण वापसी के नाम से जाना भी गया, लेकिन क्या ऋण वापसी अमेरिका के हिसाब से हो पाई? ऐसा नहीं था, क्योंकि उस समय उपज भी वही हाल था, उसके भी दाम नहीं थे, व्यवसाय भी ठप हो गए थे, बैंकिंग प्रणाली भी धराशायी हो गई थी, तमाम जमा कर जो बैंक में लोग पैसा जमा किए थे उनको वापस करने का पैसा नहीं था बैंकों के पास, ये स्थिति हो गई थी। इस तरह से अगर कहा जाए तो व्यापार पूरी तरह से नष्ट हो चुके थे और इसलिए ये महामंदी का दौर गहरा रहा। और इसके कारणों की मैं भी चर्चा भी की कि ये कारण थे जिनके कारण ये महामंदी का दौर छाया।
अब जरा भारत पर भी बात किया जाए, क्या भारत पर क्या इसका प्रभाव पड़ा? क्योंकि महामंदी ऐसा नहीं है कि केवल विश्व ही, हम जिस स्तर में थे उस स्तर में हमारे आर्थिक व्यवस्था पर भी महामंदी का गहरा प्रभाव पड़ा। क्योंकि पहले ही हमारे यहाँ निर्यात तो अंग्रेजों ने, निर्यात आयात में जो अधिशेष था वो पहले ही अंग्रेजों की देन थी। उसके बावजूद भी निर्यात आयात का अर्धपतन हो गया। गेहूं, जूट जैसे मूल्य, जो हमारे उत्पादन मूल्य, जो खाद्यान्न थे, उनके मूल्य अत्यधिक गिर गए। इधर जो औपनिवेशिक सरकार थी ब्रिटेन की, वो राजस्व की मांग पूरी तरह, जो कर था, जो टैक्स था, वो कम करने के मूड में नहीं थी। तो आप सोचिए कि अगर उत्पादन भी गिर जाए, उत्पादन गिरने का मतलब मूल्य जब गिर गया तो उत्पादन गिर ही गया, तो निश्चित रूप से किसान किस हालत में रहा होगा उस समय। क्योंकि जो उसको टैक्स देना है, कर देना हो तो देना ही देना है, और उसके उपज का मूल्य नहीं मिल रहा है। ये स्थिति थी किसानों की उस समय महामंदी के दौर में। यही नहीं, भारत अपनी अर्थव्यवस्था को संभालने के लिए उस समय औपनिवेशिक सरकार ने क्या किया, भारत के जो सोने थे वो सोने का निर्यात करने लगा, और सोना बेचकर जो है आर्थिक व्यवस्था को रोकने की व्यवस्था बनाई कि वैश्विक रूप से इसको बढ़ाया जाए। लेकिन इस जो सोना बेचा, क्या उसका लाभ भारतीय किसानों को मिला? ना के बराबर, बिल्कुल ना के बराबर। उसका लाभ औपनिवेशिक सरकार ही अपने अन्य जो है व्यवस्थाओं को संभालने में ही लग गई। उस समय आंदोलन का भी दौर था, उसका प्रभाव हमारे राष्ट्रीय आंदोलन पर भी पड़ा। गांधी जी ने उस समय ही किसानों के साथ खड़ा होकर नमक सत्याग्रह, दांडी यात्रा, साबरमती समन्वय आंदोलन आप जानते हैं, शुरू किया था। वही दौर था। तो एक तरह से कहा जाए, भले ही उस महामंदी के दौर में औपनिवेशिक सरकार ने सोने को निर्यात करके अर्थव्यवस्था को संभालने की कोशिश की, लेकिन उसका बहुत भारतीय जनजीवन पर उसका बहुत गहरा असर नहीं पड़ा। वह अपनी व्यवस्था को सुधार लिया, लेकिन भारतीय जनजीवन अस्त व्यस्त होता चला गया। अब ये बात तो आज रही कि विश्व युद्ध के पश्चात विश्व की अर्थव्यवस्था पर महामंदी का क्या प्रभाव पड़ा, ये बात रही। अब हम बताएंगे कि विश्व अर्थव्यवस्था का युद्ध के बाद कैसे पुनः निर्माण हुआ, कैसे विश्व की अर्थव्यवस्था पुनः पटरी पर आई, विकासशील देशों की दशा कैसे सुधरी, एशिया और यूरोप में कैसे स्थिति धीरे धीरे प्रकट हुए, इसकी चर्चा हम लोग कल करेंगे। और कल ही ये चैप्टर समाप्त होगा, तब उसके बाद हम आपको फिर इस चैप्टर के जो अभ्यास प्रश्न होंगे या पढ़कर आपने कितना सीखा, कुछ एक टेस्ट लिया जाएगा आपसे। और ये चैप्टर समाप्त होते ही एक खंड आपका समाप्त हो जाएगा, जो आज इस साल पाठ्यक्रम के लिए सम्मिलित किया गया है। उसमें से एक खंड इतिहास का, ये 3 ही चैप्टर पढ़ना था, ये तीसरा चैप्टर अंतिम चल रहा है। एक दिन और आपको बस बताएंगे, तो उसके बाद ये चैप्टर समाप्त हो जाएगा। धन्यवाद।